लाला लाजपत राय ने लाहौर में अपने घर के दरवाजे इन दोनों लड़कों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। तुम्हारा विचार और मेरा विचार मेल नहीं खाता। तुम लोग क्रांति और हिंसा के रास्ते पर, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये इतिहास पुरुष और क्रांति पुरुष बनकर के भारतीय गगन में चमकेंगे। तो रल्ली देवी ने क्या कहा, मेरा आज गर्व से सिर में ऊपर उठा सकती हूँ, मेरा सीना गर्व से भर गया है कि मेरे बेटे ने निडरता से, साहस से फांसी के फंदे को चूमने का निश्चय किया। उस अखबार के ऊपर किसी का पैर पड़ गया, नीचे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो थी, किसी का पैर पड़ गया तो चंद्रशेखर आजाद एकदम क्रोधित हो गए, दूर हटो, दिखते नहीं ये महापुरुष है हमारे, देश के लिए इन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी है, तुम इनके ऊपर पैर रख रहे हो। तो भगत सिंह ने कहा नकाब डालने की जरूरत नहीं, मृत्यु से दो दो आंखें करने दो, मृत्यु मंडरा रही है, थिरक रही है हमारे सामने, उसको भी देखने दो, ये कैसे बंदे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। चिंताराम जी ने मांस का एक टुकड़ा अपने पास में लिया और मां रल्ली देवी ने वहां की रेत उठा करके अपने आंचल में बांधा, जैसे कोई वो अपने बेटे को अपने आंचल में रख रही है। एक छोटी सी आयु, भभकता हुआ बुलबुला पानी का, समझ करके मां भारती के चरणों में अपने जीवन पुष्प को भरे यौवन में चढ़ा दिया। पूर्ण कुष्मित पुष्प थे, सुगंधित पुष्प थे। शायद भारत माता अपने इन पुत्रों की इस प्रकार की बलिदान की अवस्था को देख करके गदगद हो गई। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। यह गाथा है बलिदानों की। अमृत महोत्सव के अंतर्गत समुत्कर्ष समिति के द्वारा यह अनूठा अभियान उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आप सब लोगों का सहभाग, आप सब लोगों का श्रवण, यह न केवल इसमें जागरूकता पैदा करेगा बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को, अपनी भावना को अभिव्यक्त भी कर पाएगा। पिछली बार हम सब लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीन के नाम तो सुने हैं। भगत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, किंतु
चंद्रशेखर और राजगुरु का एपिसोड हो जाने के बाद मेरे अनेक मित्रों के द्वारा यह समाचार प्राप्त हुआ कि इतनी जानकारी हमें पहली बार हुई है। राजगुरु सरीखे व्यक्ति के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। वास्तव में जिस एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वो यही है, अनेक लोगों ने इतिहास में अपना स्थान प्राप्त किया। योग्यता, क्षमता, पुरुषार्थ सभी में थी, पर इतिहास लेखन करने वाले लोगों ने इसमें किसको कितना वेटेज देना है, किसको नहीं देना है, किसको लांग जाना है, किसी के बारे में कुछ लिख देना है, ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी के कारण से सारी चीजें सामने आने से रह गई। मैं खुद भी हतप्रभ कि भारतवर्ष के अंदर एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हुए होंगे जिन लोगों ने अपने अपने तरीके से इस देश को आजाद कराने का प्रयास किया है। कुछ लोग उनका नामोल्लेख इतिहास में हो गया, पर ऐसे अनेकों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अनाम उत्सर्ग हो गए। राजनीति चूंकि समाज के अंदर आज की परिभाषा में सर्वोपरि है। कोई राजनेता कुछ बात बोलता है, अखबार वाले भी उसका स्टेटमेंट सबसे पहले छापेंगे। समाज के कल्याण के लिए, लोक जागरण के लिए, लोक मत परिष्कार के लिए किए गए अनेक अनेक प्रयत्न धूमिल हो जाते हैं, धूल चाट जाते हैं। उनको दो लाइन भी जगह नहीं मिलती। अखबारी प्रोपेगेंडा इतना व्यापक है, तो राजनेताओं को ही इतिहास में स्थान मिला। उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किस किस प्रकार से किया, जैसे कोई देश को आजाद कराने का प्रयत्न केवल और केवल राजनेताओं ने किया, अन्य किसी ने नहीं किया। वास्तव में तो देखा जाए तो ये जो व्याख्यान श्रृंखला है, ये गाथा है बलिदान की। इसका निहितार्थ, इसका केंद्रीय बिंदु यही है कि जो इस देश में अनाम उत्सर्ग हो गए, जिन्होंने वास्तव में इस देश के लिए बहुत कुछ किया, जिनका जीवन आदर्श है, प्रेरणीय है, अनुकरणीय है, ऐसे जीवन चरित्रों को, ऐसे आख्यानों को, ऐसे घटनाक्रमों को लोगों के सामने लाया जाए, जो हमारी थाती है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे पूर्वज है, और ऐसे श्रेष्ठतम आदर्शमय जीवन उन लोगों ने जिए हैं, उनको सामने लाना इसलिए आवश्यक है कि उनको पढ़ने से हमें नए भारत को गढ़ना आसान होगा। मैं समझता हूं अगर अमृत महोत्सव में साल भर होने वाले कार्यक्रमों के द्वारा अगर लोक जागरण नहीं हुआ, लोकमत परिष्कार नहीं हुआ, देश और समाज के लिए जीने का संकल्प युवा पीढ़ी के द्वारा नहीं लिया गया और पुनर्जागरण और पुनरुत्थान के लिए उन लोगों ने संकल्पित होकर के अपने आप को न्योछावर नहीं किया, तो शायद ये अमृत महोत्सव मनाना व्यर्थ हो जाएगा। यह व्यर्थ नहीं हो, इसलिए अपने पूर्वजों की इस अनमोल थाती को इस समुत्कर्ष समिति के माध्यम से, यह गाथा है बलिदानों की इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लाए जाने का यह भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा है। आज भगत सिंह के एक दूसरे साथी सुखदेव, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं खुद भी दंग हूं
मैंने कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, अलग अलग जगहों से खोजने का प्रयत्न किया, तो सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। कुछ जगहों पर जो फुटकुट जो बातें महत्व की मिली है वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। पर मैं शुरुआत करना चाहता हूं, कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने सुखदेव के बारे में जो बोला है, आप भी जब सुनेंगे तो आप खुद भी चकित रह जाएंगे। बहुत बड़े इतिहासकार और साहित्यकार हुए हैं विष्णु प्रभाकर। उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों का इतिहास लिखते समय इतिहासकारों ने एक बड़ी भूल यह की कि उन्होंने अपना सारा ध्यान भगत सिंह पर केंद्रित रखा और उनके साथियों के महत्व का उचित मूल्यांकन नहीं किया। भारतीय क्रांति के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में विष्णु प्रभाकर की बात सत्य है। एक दूसरे इतिहासकार है डॉक्टर सुभाष रस्तोगी। वे लिखते हैं, अमर क्रांतिकारी सुखदेव के साथ भारतीय इतिहास ने न्याय नहीं किया। उनकी शहादत के बाद से अब तक जो भी लिखा गया उसमें व्यापक रूप से तथ्यपरक दृष्टिकोण के अभाव से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सुखदेव का समग्र व्यक्तित्व अपने संपूर्ण प्रभामंडल से उद्घाटित नहीं हो पाया, जबकि सुखदेव वास्तव में भारतीय क्रांति के इतिहास के महान नायक थे। देखिए आप कैसी अद्भुत बात वो लिख रहे हैं। और बीच में एक जगह पर कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये वीर प्रताप करके कोई एक पत्र छपता था, उसके संपादक स्वर्गीय वीरेंद्र, उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा, सन 1928 से 1931 तक पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन चला, सुखदेव उसकी आत्मा थे। ध्यान से सुनिए, सुखदेव उसकी आत्मा थे। भगत सिंह का नाम बहुत चमका तो इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसका कारण उनकी मुखर वाणी थी, माने भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कला, यह भगत सिंह में थी। वे दल के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पेश करने में सक्षम थे। सुखदेव अंतर्मुखी थे। यह बात भली भांति जानते थे कि उनकी योजनाओं और विचारों को वाणी देकर क्रांति मंच पर लाने का सफल कार्य केवल भगत सिंह ही कर सकते थे। दोनों एक दूसरे की क्षमताओं से परिचित थे। दोनों ने परस्पर सहयोग से इन क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया और यही कारण था कि पंजाब में क्रांति सफल रही। और एक अंतिम स्टेटमेंट जो है वो है, अदालत ने जो मुकदमे की सुनवाई की और बाद में इन लोगों को सजा मिली, उस सजा के अंतर्गत एक बड़ी अच्छी पंक्ति जो सब लोगों के ध्यान में लाई जानी चाहिए। अदालत के फैसले में स्पष्ट रूप से पृष्ठ संख्या 134 पर लिखा गया है। वो वक्तव्य भारतीय क्रांति के इतिहास में सुखदेव की भूमिका और महानता का स्पष्ट वर्णन करने के लिए काफी है। क्या लिखा है? सभी षड्यंत्रों का दिमाग सुखदेव थे और भगत सिंह उनके दाहिने हाथ। सोचिए कैसा उल्टा स्टेटमेंट है, पर सत्य। सभी षड्यंत्र का तात्पर्य अदालत ने पंजाब की क्रांति में जो कुछ भी हुआ है उसे सुखदेव की योजना, सुखदेव के दिमाग की योजना करार दिया है। इससे यह निर्विवादित स्पष्ट होता है, सुखदेव की भूमिका युवा क्रांति में अग्रगण्य थी। मित्रों, हम सब लोगों ने भगत सिंह के बारे में तो बहुत सुना है और सब लोग क्रांतिकारियों की चर्चा करते समय भगत सिंह और चंद्रशेखर इनका नाम अवश्य ही लेते। शहीद दिवस होता है 23 मार्च को, जिस दिन इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटका गया था। उस दिन लोग भगत सिंह के बारे में बताते हैं, पर उनके ये जो दोनों साथी थे, राजगुरु और सुखदेव, उनकी क्या भूमिका थी उसके बारे में नहीं बताते। मैंने अभी चंद कुछ वाक्य, कुछ वाक्यांश, कुछ उक्तियां आपके समक्ष रखी। आप सब लोगों की दिमाग की नसें भी ये झकझोर देने के लिए काफी है। ये इतने बड़े तथ्य हैं
कि जिसके कारण से आपको यह ध्यान में आएगा कि सुखदेव की भूमिका उस समय की क्रांति के अंदर कैसी थी। आइए सुखदेव के जीवन से हम कुछ परिचित हो जाए। पंजाब में लुधियाना जिला है, उसके पास में एक स्थान है नौधरा। बहुत पहले काबुल से एक लाला सेठ गिरधारी लाल वहां आए। उनके 3 लड़के थे, सावनमल, बांकामल और बिंद्रामल। ये जो बांकामल है और ये जो बिंद्रामल है, बांकामल के एक लड़का हुआ जिनका नाम रामलाल। ये थापर सरनेम लगाते थे, रामलाल थापर। और बिंद्रालाल उनके लड़का हुआ, वो चिंताराम थापर। ये चिंताराम ये बड़े थे, रामलाल ये छोटे थे। ये दोनों भाई मिलकर के अपने घर की, गृहस्थी की, व्यापार की, सबकी चिंता किया करते थे। एक अंग्रेज ऑफिसर ने अपने नाम सरनेम के आधार पर एक नया सरहद जो पाकिस्तान में चला गया, लॉयलपुर करके एक कस्बा नगर बसाया। उसके अंदर इन लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया। ये जो रामलाल जी है, इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम रल्ली देवी। तो ये जो रल्ली देवी और रामलाल जी है, इनके एक संतान पैदा हुई 15 मई 1907। अभी फाल्गुन चल रहा है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन जो बालक पैदा हुआ, उस बालक का नाम सुखदेव ये रखा गया। चिंताराम जी के भी परिवार में उनकी बेटी गोरा, उनका बेटा मथुरादास, यशपाल, ये लोग भी उनके साथ ही रहते थे। पर परिवार वालों ने निर्णय किया कि रली देवी को रामलाल के पास में वहीं लॉयलपुर भेज दिया जाए। वो वहां व्यापार करते थे, तो ये वहां चले। दुर्दैव देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है, भगवान उनकी परीक्षा थोड़ी ज्यादा लेता है। जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है, भगवान उनके मार्ग पर दुख अधिक भेजता है। यह बालक 3 साल का हुआ था कि इसके पिताजी रामलाल जी थापर उनका स्वर्गवास हो गया। परिवार के ऊपर यह वज्रपात था। रल्ली देवी तो रो रो के पागल सी हो गई। चिंताराम जी पहुंचे। नाम चिंताराम है, परंतु दूसरों की चिंता करना और दूसरों की चिंताओं को दूर कर देना, यह उनका काम है। आर्य समाजी, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके श्रेष्ठ व्यवहार, सद आचरण और परमार्थ सेवा के कारण से सारे इलाके के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। प्रतिष्ठित नागरिकों की सूची में उनका नाम आता। उन्होंने समझाया रली देवी को कि देख बेटा, वो तो चला गया है, उसकी आयु इतनी ही लिखी हुई थी। अगर तुम भी रो धो करके अपनी जिंदगी को इसी तरह से बिगाड़ दोगी तो बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन शिक्षा देगा? उन्हें कौन आगे बढ़ाएगा? रली देवी को बात समझ में आई। उसके संस्कार काम आए और उसने बच्चों को शिक्षित करने का, संस्कारित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ओढ़ ली। ये सारे बच्चे एक जगह पर एकत्रित हो गए और यहां इन सब बच्चों की परवरिश चिंताराम जी और रली देवी ये करने लगे। सुखदेव ये बाल्यकाल में कैसे थे, माने बीज कैसा है, इससे आपको पता चलेगा फल वैसा होना चाहिए। स्कूल में तो जाना शुरू हो गए, पर इनकी कारस्तानियां, इनका जिद्दीपन, इनका अठीलापन, इनका दबंगपन, ये जगह जगह पर देखने को मिला। आप कुछ बानगी देखिए। स्कूल के अंदर अपने भाई के साथ में ये जा रहे हैं, तो भाई ने इसको पूछा, क्या तेरे को डर लगता है? सुखदेव ने कहा, नहीं, मेरे को कोई डर नहीं लगता। तुम्हारे को डर लगता है? उसने कहा, मेरे को रात में डर लगता है, दिन में डर नहीं लगता। दिन में डर नहीं लगता।
तो जा रहे थे तो पास में एक घोड़ा खड़ा था, इन्होंने एक पत्थर उठाया और घोड़े के पैर पर दे मारा। घोड़ा एकदम भड़का और उछल करके इनके पास में आया, एक दुलत्ती मारी इनके भाई के, वो गिर पड़ा, उसका हाथ टूट गया। वो रोता हुआ घर पहुंचा, ये डर के मारे घर गया ही नहीं। ये रात को बगीचे में छुप करके बैठा रहा, रात भर घर नहीं गया। सवेरा होने पर घर पहुंचा, तब इसको घर वाले सब रो रो के पागल हो रहे हैं, कहां चला गया है, कहां चला गया। इसने कहा मैं देख रहा था रात को, मेरे को डर लगता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगा। और ये तो डर गया था, दिन में भी डर गया था। अरे तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट ने उसका हाथ तोड़ दिया ना। उनकी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, वो लड़का कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा। उसका नाम था सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद स्कूल जब नहीं आ रहा था तो बहुत पूछताछ की इसने कि वो क्यों नहीं आ रहा। तो मालूम पड़ा कि 5 बदमाश लड़के उसको छेड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, इसलिए नहीं आ रहा। कौन लड़के हैं वो पता चल गया, उनको नाम मालूम पड़ गया उनका। कल उसके घर गया वो, उस सच्चिदानंद को अपने साथ लेकर के आए और लाकर के स्कूल में उसको कहा तुम्हारे को पढ़ना है, तुम इन गुंडा बच्चों से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। और छुट्टी के बाद में वो उनके साथ गया तो 5 लड़कों ने देखा ये आ गया आज, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। पर साथ में सुखदेव को देखा तो 5 लड़कों ने सुखदेव को कहा तू बीच में मत पड़ना। उन्होंने कहा ये मेरा मित्र है, तुम लोग इसके हाथ मत लगाना। तो क्या कर लेगा, वो 5 आगे आए तो सुखदेव ने 5 में से 2 को पकड़ा और उठा करके धड़ाम से नीचे गिरा दिया और दोनों पर गुस्सेबाजी करने लगा। ये देख करके उनके जो 3 साथी थे वो भाग खड़े हुए। सुखदेव ने पड़े हुए दोनों लोगों से कहा देखे कैसे कायर लोगों से तुमने मित्रता की है, भाग गए और तुम पिट रहे हो, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हम भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहते हैं। अनुशासन का कैसे पालन किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये छोटा सा बालक है, इस बालक की सोच देखो। ये चेचक की महामारी वहां फैल गई थी तो सब लोग लायलपुर छोड़ करके जाने लगे। इनके जो ताया जी थे, ताऊ जी, चिंताराम जी, वो भी जाने लगे। ये उनको भी समझा रहा कि अपन जाके क्या करेंगे, इससे क्या बीमारी मिट जाएगी, बीमारी का तो सामना करना पड़ेगा ना। क्या सभी लोग चले जाएंगे, लोग जो यहां बचेंगे उनकी सेवा कौन करेगा। तो भी इनका परिवार बीमारी के भय से चला गया, पर यह नहीं गया तो इसकी मां को भी रुकना पड़ा। रली देवी और ये दोनों वहां रुके। इनके एक और चाचा थे, चचेरे, वो कोई सेवा समिति चलाते थे, दाह संस्कार इत्यादि करने का काम करते थे। इसने उस छोटे से पीरियड में अपनी प्रतिष्ठा उस लायलपुर में ऐसी जमा दी कि बहुत बड़ा जैसे कोई समाज सेवी हो। लोगों के सुख में दुख में काम आना, उनके लिए सब प्रकार का प्रयत्न करना, ये सब काम उसने की। आर्य समाज के संस्कार भी, धार्मिक शिक्षा भी इसके ऊपर पड़ती रही। हरिजन कॉलोनी में जाकर के हरिजनों के बच्चों को पढ़ाने का काम ये इसने खुद ने किया। और देखिए पिताजी, ताऊ जी वापिस आ गए। बच्चे को लेकर के जब जाते थे तो लोग देखते थे, इनकी प्रशंसा करते थे तो इनका सीना चौड़ा हो जाता था। इन्होंने कहा कि लड़का बड़ा होनहार है, ये आगे जाकर के बड़ा नाम कमाएगा। इनके एक मित्र थे चिंताराम जी के, पंजाब राय। एक दिन वो उनसे बातचीत कर रहे थे, ये भी पास में खड़ा था। तो उन्होंने पूछा पंजाब राय जी आप उदास कैसे हैं। उनका क्या बताऊं, ये चेचक की जो बीमारी है उसमें मेरा जो बेटा है धनपत राय, उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गया। वो तो इतना डिप्रेशन में आ गया कि शायद कहीं चला न जाए। दूसरे दिन सुखदेव महोदय उनके घर पहुंच गए, आयुष से धनपत राय से छोटे, परंतु धनपत राय को इतना सहारा दिया, इतना उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और दूसरे बच्चों को भी साथ में लेकर के कि तुम हमें पढ़ाओ, तुम तो शिक्षित हो ना, आंखें चली गई तो क्या हुआ, तुम पढ़ा सकते हो। धनपत राय के जीवन में आत्मविश्वास पैदा करके उसको नवजीवन प्रदान कर दिया। पंजाब राय की आंखों में आंसू आ गए। वो चिंताराम जी को कहने लगे कि आपका ये जो बेटा है बड़ा होकर के महान आदमी बनेगा,
इस छोटपन के अंदर, इसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े बड़े लोगों को भी इतनी बड़ी शिक्षा दे पा रहा है। दृष्टि, संस्कार अच्छा होने के कारण से यह बच्चा अपने जीवन में कुछ कर सका। इसको तो क्रांतिकारी बनना है ना। तो क्रांतिकारी जीवन का बीजारोपण कैसे हुआ? जलियांवाला बाग कांड जब हुआ तो इसके मन के ऊपर भारी चोट पहुंची। अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट निकाल दिया, नो वकील, नो दलील, नो अपील, जेल में डालो, जिसको चाहे जितनी सजा दो, ठूस दो, ऐसी अवस्था हो गई। यूनियन जैक, अंग्रेजों का जो झंडा था, इनकी स्कूल के अंदर लेकर के आए और सबको उसको सलाम करना जरूरी था। पूरी स्कूल ने सलाम किया, पर यह बंदा ऐसा निकला, इसने साफ मना कर दिया, मैं यूनियन जैक और अंग्रेजों को कभी भी अभिवादन और सलाम नहीं करूंगा। अध्यापक, प्रधानाध्यापक सब पीछे पड़ गए, सबने समझाया। ये घर पर आया और आकर के साफ कह दिया कि मैं जिंदगी भर अंग्रेजों के खिलाफ काम करता रहूंगा। मेरी भारत माता को अंग्रेजों ने अपने पंजे में जकड़ के रखा है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। दीपावली का दिन आया, लोग गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की चित्र खरीद करके लाते थे, पूजा करते थे। ये बाजार में गया, इसने देखा दुकानदार के पास में महारानी लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फोटो था। इसने कहा वो मुझे फोटो दे दीजिए। दुकानदार कहने लगा, अरे दीपावली के दिन तो लक्ष्मी जी का फोटो ले जाते, तुम इसको कहां ले जा रहे हो? उसने कहा मुझे वही चाहिए। वो लेकर के आया, उसी की मैं पूजा करूंगा। और अपने पूजा गृह में उसको लगाया और अपनी मां को क्या कहने लगा, मां देख, इसकी पीठ के पीछे इसका बेटा है, इसके पति का स्वर्गवास हो गया। ये महारानी लक्ष्मीबाई है, इसने कहा मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। अंग्रेजों के खिलाफ इसने युद्ध किया है, मैं भी देश के लिए लड़ूंगा, मैं भी देश के लिए लड़ूंगा। ये मेरी प्रेरणा है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया। वहां की स्कूली शिक्षा, मैट्रिक शिक्षा इसकी पूरी हो गई। जलियांवाला बाग कांड के अंतर्गत इसके जो ताया जी थे, ताऊ जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 2 साल की जेल में डाल दी। ये उनसे मिलने भी गए और इन्होंने अपने चिंताराम जी के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं, मैं सब देख लूंगा पीछे। परंतु मैं आज आपसे एक विशेष विनती करने के लिए आया हूं। मैट्रिक की मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैं लाहौर जाना चाहता हूं, तो लाहौर में मैं कॉलेज की आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं। तो चिंताराम जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। इनका एक लड़का था चिंताराम जी का, जयदेव। उन्होंने कहा जयदेव को भी साथ ले जाओ, तुम और जयदेव और मथुरा दास, तीनों लोग वहां आर्य समाज का कॉलेज है, वहां अपना परिचय भी है, उसमें भर्ती हो जाओ। इसने पहले से पता कर लिया था। इसने कहा कि मैं आर्य समाज के कॉलेज में नहीं, मैं नेशनल कॉलेज जो लाला लाजपत राय ने खोला है, मैं उसमें पढ़ना चाहता हूं। मनसा साफ थी, राजनीतिक दलों से, लोगों से संपर्क, महात्मा गांधी जी से, लाला लाजपत राय से संपर्क, क्रांतिकारियों से संपर्क आएगा, वहां कुछ काम करने का मौका मिलेगा। चिंताराम जी चिंतित हो गए। उनको लगा कि वहां जाने का मतलब है कि इस लड़के से अपना हाथ धोना, पर अब जब इसके जज गई है तो इसको कौन मना सकता है, ये तो अठीला है। अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। ये खुश होकर के घर आया और आकर के मां को सुनाया, मां बड़ी खुशखबरी है, मैं लाहौर के अंदर नेशनल कॉलेज के अंदर मैं और जयदेव और मथुरादास पढ़ने के लिए जाएंगे। तो जो इनकी बहन थी गोरा, उसने मजाक में कहा, तो भैया वहां पढ़ने के लिए जा रहे हो तो मेरे लिए क्या लाओगे? तो मां पास में बैठेगी, तेरे लिए क्या लाएगा? तेरे लिए भाभी लेके आएगा। तो एकदम भनभना गया, कोई ऐसी बातें नहीं करेगा। और ध्यान रखना, मैं कोई शादी नहीं करने वाला, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। किसको मालूम था उस समय में इसके मुंह से
निकले हुए ये शब्द सरस्वती के वाक्य बन जाएंगे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। पढ़ाई शुरू हो गई। कॉलेज के अंदर धमाल करने के सिवाय इनका और दूसरा कुछ काम नहीं। शरीर बनाने की धुन जड़ गई। शरीर बना रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, मस्ती से घूम रहे हैं। एक बार ये लॉयलपुर आए थे, वापस जा रहे थे तो रेल चल दी, छूट गई थी। तो ये एक डिब्बे को पकड़ करके अंदर घुस गए। देखा तो अंदर किसी एक कैदी को पुलिस लेके जा रही। इसको देखा, कैसे चढ़ गए तुम? तो कुछ नहीं बोला। तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आए हो? कहां जा रहे हो? सवालों की इतनी सारी जड़ी जब लगाई, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इसकी साथ में मारपीट हुई। लातों और घूसों से इसकी पिटाई हुई। अगला स्टेशन आया तो स्टेशन पर इसको उतार रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने पूछा, अब तो बता दे अपना नाम। तो ये चिढ़ करके बोला, मार खाना। तो क्यों खाई मार? मैं देखना चाहता था कि मेरा शरीर कितनी यातनाएं सहन कर सकता है। घर पहुंचे। घर पर भगत सिंह पहले से मौजूद थे। इनका जो घर था, ये शालीमार बोर्डिंग में कमरा ले रखा था इन लोगों ने, वो भगत सिंह का भी अड्डा बन गया था। भगत सिंह इनका सबसे प्रिय मित्र बन गया था। दो देह एक जान जैसी अवस्था हो गई थी इनकी। दोनों एक ही मत के, एक ही विचार के, एक ही लाइन के, एक ही भावधारा के। विश्व भर के अंदर जितनी सारी क्रांतियां घटित हो रही है, देश आजाद हो रहे हैं, उनके क्रांति नायक कौन है, वो किस तरीके की कार्य पद्धति का काम कर रहे हैं। रूस में परिवर्तन आया है, वहां समाजवाद लाया गया। हमारे यहां पर भी हम समाजवाद लेकर के आएंगे। शोषण नहीं होने देंगे। अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजों के जाने के बाद में काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, वो भी यही काम करेंगे। तो समाज का उत्थान कहां हुआ? ऐसी अनेक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण गंभीर बातों पर वो लोग चर्चा करते थे। पर अल्लाहड़ता देखिए कैसी है। वो कुंग फू एक बार पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ने पर इनको ध्यान में आया कि कोई भी व्यक्ति की नाक के ऊपर अगर वार किया जाए तो वो मूर्छा में आ जाता है। तब इनको लगा, यार ऐसा कैसे होता है, कितनी देर मूर्छा में आता है आदमी। ये बाजार में जा रहे थे तो एक पहलवान दिखाई दिया इनको। इन्होंने आओ देखा न ताव, उसके सामने जाकर के एक जोर से खींच करके गुस्सा उसकी नाक पर मार दिया और धड़ाम नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। ये भागे नहीं। मुक्का मारने के बाद भाग सकते थे, भागे नहीं। वो उठ करके जब उसको वापस मूर्छा टूटी, उठा, खड़ा हुआ, इसको देखा तो इसको लातों घुसों से पिटाई की। लोगों ने कहा, तुम भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं? कि मैं ये देखना चाहता था कि एक घुसा कितनी देर के लिए आदमी को मूर्छा में लेकर के आता है। किसी भी बात को पढ़ लिया तो जब तक करके नहीं देखते तब तक विश्वास नहीं करते। इनके कॉलेज के अंदर राजा रामजी शास्त्री लाइब्रेरियन थे। वो इनको क्रांति की बहुत सारी बुक्स देते थे। पढ़ाकू थे। कोर्स की बुक नहीं पढ़ते थे, ये दूसरी बुक्स बहुत पढ़ते थे। अंतर्मुखी थे, बोलते कम थे, विचार ज्यादा करते थे। विचार योजनाएं बहुत सटीक बनाते थे। दिमाग बहुत त्वरित चलता था इनका। एक जयचंद्र विद्या अलंकार करके इनके टीचर थे। उन्होंने ही ये भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोरा और इन जयदेव कपूर, महावीर सिंह, इन सब मित्र मंडली को दीक्षित किया। वो कहते थे, अगर तुम सब लोगों को क्रांति के कामों में लगना है तो ऐसे हुड़ंग दुड़ंग करने से काम नहीं होगा। आप लोगों को संगठनात्मक रूप से एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद, सत्येंद्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने, रास बिहारी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने वो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो शुरू किया था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। बंगाल में जो क्रांतिकारी संगठन बने हुए उनके बारे में इनको जानकारी दी। तो इन लोगों ने धीरे धीरे सोचा कुछ काम करना पड़ेगा। ये लोग कानपुर गए। कानपुर के अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। वहां चंद्रशेखर से भी भेंट हुई। काकोरी का कांड हो गया। 4 लोगों को उस समय फांसी हुई। ये सब सुनने में आया, इनकी भुजाएं फड़कने लगी।
गुलामी की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराने के लिए ये लोग फड़फड़ाने लगे। इन लोगों को लगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सरदार रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब चले गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अब वो संगठन तो खत्म हो गया है, अब नए सिरे से काम करना पड़ेगा। तो भगत सिंह चंद्रशेखर से मिले, सारी चर्चा हुई। चर्चा हो जाने के बाद में इन लोगों ने निर्णय किया, फिरोज शाह कोटला, वहां हम मिलेंगे। सितंबर के महीने में 8 और 9 को देश भर से सब क्रांतिकारियों को बुलाया गया। पर उससे पहले दशहरे के एक मेले में जानबूझ करके पुलिस ने षड्यंत्र रच करके भगत सिंह पर विस्फोट का झूठा आरोप लगा करके, बम विस्फोट का, और उसको कैद कर लिया। भगत सिंह पर इनकी जो निगाहें थी, सुखदेव पर जो इनकी निगाहें थी, वो इसलिए थी कि इन लोगों ने कॉलेज के अंदर, नेशनल कॉलेज के अंदर ब्रेडला हाउस था, वहां एक करतार सिंह सराबा की शहीदी दिवस मनाया। तो ये पुलिस की निगाह में आ गए। कुछ अंग्रेज लड़के थे जो क्रिकेट खेल रहे थे, वहां झगड़ा हो गया, उन लोगों को मारपीट दी, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके पिताजी भगत सिंह के, किशन सिंह जी ने बहुत दौड़ भाग की, 60,000 रुपए की जमानत राशि देकर के उसको छुड़ा करके घर लाए, डेयरी खुलवा दी और उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। पर ये सब लोग अंदर से एक थे, ये मिले हुए थे। डेयरी अब उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु हो गया। वहीं सारे क्रांतिकारी मिलते, दूध पीते, व्यायाम करते और योजनाएं बनाते। फिरोज शाह कोटला, भगत सिंह और सुखदेव के बीच में चर्चा हुई। नौजवान भारत सभा, सेना का निर्माण करना है, बम बनाने की फैक्ट्री बनानी है, शस्त्र इकट्ठे करने हैं, एक साथ पूरे देश भर के अंदर क्रांति लानी है। जैसे 1857 का निर्णय हुआ था, उसी तरीके से हमें काम को फिर से आगे बढ़ाना है। सुखदेव का दिमाग काम कर रहा है, भगत सिंह उसको लीड कर रहे हैं। घोषणा कर दी। चंद्रशेखर उस मीटिंग में नहीं आए थे, पर चंद्रशेखर जो थे उनको मुखिया बनाया गया। उससे पहले बाल किशन और भगत सिंह अध्यक्ष और महामंत्री बने थे, पर सर्वे सर्वा उसका पूरा मुखिया एक इन्होंने जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक एसोसिएशन ये बनाया, उसका प्रमुख बलराज माने चंद्रशेखर आजाद को बनाया। उस समय सुखदेव को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये पंजाब के संगठक थे। देखिए साहब, उस समय में इन लोगों की उम्र कितनी थी? ये 1907 का जन्म है और 29 माने 22 साल के लड़के अपने देश को आजाद कराने के लिए किस तरीके का विचार कर रहे हैं, ये सोचिए। उनकी कॉलेज में महात्मा गांधी भी आए। महात्मा गांधी को मंच पर आने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। तो सुखदेव ने उनसे पूछ लिया, ये जो आपके प्रति श्रद्धा है, क्या ये देश के प्रति श्रद्धा है? आप ऐसी श्रद्धा को बढ़ावा क्यों देते हो? गांधी जी मुंह देखते रह गए। इन लोगों के विचार मिलते नहीं थे। लाला लाजपत राय के ऊपर साइमन कमीशन के विरोध के समय में जेपी सैंडर्स और स्कॉट ने जो अत्याचार किया, जिसके कारण से उनकी 17 नवंबर को मृत्यु हो गई, उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव उतावले हो रहे हैं। किंतु यहां एक बात उल्लेखनीय है, लाला लाजपत राय ने लाहौर में अपने घर के दरवाजे इन दोनों लड़कों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। तुम्हारा विचार और मेरा विचार मेल नहीं खाता, तुम लोग क्रांति और हिंसा के रास्ते पर हो। इतना मतभेद होने के बावजूद भी
लाला जी की हत्या ये देश के ऊपर कलंक है, और हमारे जैसे क्रांतिकारियों के साथ रहते हुए लाला जी को कोई मार के चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? सुखदेव ने कहा कि इसका बदला लेना चाहिए। योजना बनी, चंद्रशेखर आजाद को बुलाया, केंद्रीय समिति ने निर्णय किया और हम सब लोगों ने सुना। जेपी सैंडर्स को मार दिया। जेपी सैंडर्स को मारने के बाद किस तरीके से मारा जाएगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे, सुखदेव नेपथ्य में रह करके, पीछे रह करके सारी योजना पर अपनी नजर रखे हुए थे। और उसके बाद इन लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने की जिम्मेदारी, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर बिखर गई थी, सुखदेव पर थी। सुखदेव शाम के समय दुर्गा भाभी के यहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दुर्गा भाभी ने दरवाजा खोला, बैठे। उन्हें सुखदेव ने कहा, भाभी एक जरूरी बात करनी है। भाभी आई अलग से, उन्होंने बातचीत की कि आपको किसी एक की मैम बन करके और कोलकाता जाना है। किसकी, क्या? उनका कि क्रांतिकारी दल में तुम जुड़ी हुई हो तो सारी बातें तुम्हें नहीं बताते, पर तुम्हारी जो फिजिक है वो मैम जैसी होने के कारण से किसी की मैम बन करके तुम्हें साथ में जाना है। तो कि ठीक है, मैं चली जाऊं। इतनी हिम्मत है, जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। दुर्गा भाभी ने एक क्षण सोचा, उनका ठीक है, मैं चली जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। भगत सिंह और राजगुरु को रात को उनके घर पर ठहराया। वो तो भगत को देखते ही पहचान गए, ये तो भगत है, अरे ये इसके साथ जाना है क्या? तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनके पति भगवती चरण बोरा कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कलकत्ता गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि तुम साथ चलो, तो उसने उस समय मना कर दिया, पर इसलिए मना कर दिया मैंने कि मुझे इस तरीके से इनके साथ इनकी जान बचाने के लिए जाना पड़ेगा, ये किसको मालूम। भोर के दुदलके में कलकत्ता मेल में बैठ करके ये सब लोग वहां पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षित निकालने के लिए सुखदेव ने अपनी मां रल्ली देवी को बुलाया। मथुरादास थापर ने शहीद सुखदेव नाम से एक पुस्तक लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि मेरी मां ने 15 दिसंबर की 17 दिसंबर की ये घटना है जेपी सैंडर्स को मारने की। 25 और 26 दिसंबर को दिल्ली जाकर के चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके आए। मथुरादास थापर भी साथ थे। फिर ये लोग वापस आ गए, लॉयलपुर चले गए। रल्ली देवी वहां जब रहती थी कमरा लेकर के, ये सुखदेव रहता था, तो भगत सिंह और सब क्रांतिकारियों को इनके घर पर आना जाना था। वो जानती थी कि मेरा बेटा क्रांतिकारी कार्यों में लिप्त है, क्योंकि एक बार वो अपने घर पर पिस्तौल और कारतूस वगैरह लेकर के आया था, तो इन सब लोगों ने देख लिया था। तो सबने यही सोचा अब इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो इसी मार्ग पर ही आगे जाएगा और फांसी या आजीवन कारावास, इसमें से इसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। यही इसका इनाम है, यही इसका पुरस्कार है। असेंबली पर बम फेंकने की जो घटना घटी, उससे पहले इनकी केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक विवाद बिल के बारे में चर्चा हुई और वो पास कर रहे हैं। वीटो लगा करके, वायसराय का वीटो लगा करके वो पास कर देंगे। कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता उसके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस दिन असेंबली में मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सब लोग थे। इन लोगों ने योजना बनाई। देखिए, आगरा में जो बम बनाने की फैक्ट्री कोलकाता से जतेंद्र नाथ को यहां लाकर के बनाई इन लोगों ने, और उसमें बम बनाए इन्होंने स्पेशल। और वहां ये जब निर्णय हुआ बम बनाने के लिए, सभी लोग आए, सीखने लगे। सुखदेव भी बम बनाना सीखे, भगत सिंह भी बम बनाना सीखे। वहां सुखदेव ने एक बड़ी विचित्र बात की। सुखदेव के एक हाथ पर सुखदेव, एक हाथ पर ओम लिखा हुआ। उसने कहा अगर पकड़े जाएंगे तो ये चिन्ह सबूत के रूप में काम आएंगे। तो उन्होंने ढूंढा, बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड भी काम में लाते थे, तो नाइट्रिक एसिड से उसको जला दी। सूझ गया, फफला हो गया। चंद्रशेखर ने पूछा क्या हुआ ये? कुछ नहीं बोला। लाहौर जब ये वापस गए और वहां जाकर के देखा नाम अभी पूरी तरह से मिटा नहीं है,
तो दुर्गा भाभी के घर पर थे, मोमबत्ती जल रही थी, तो उन्होंने मोमबत्ती से उस सारे को जला दिया, तो मांस जल करके गिरने लगा, बदबू आने लगी। दुर्गा भाभी आई, ये क्या हो रहा है? उनको कुछ नहीं, जो काम होना था हो गया। उन्हें आप देखिए, अपने शरीर के ऊपर विविध प्रकार की यातनाओं को देख करके अपने अंदर सहिष्णुता कितनी है इसका जजमेंट वो खुद ले रहे। उनको समाचार मिला कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए, केंद्रीय समिति ने असेंबली में बम फेंकने के लिए किन्हीं 2 लोगों को तय किया है। उसमें भगत सिंह का नाम नहीं है। भगत सिंह ने कहा मैं जाऊंगा क्योंकि मैं अंग्रेजी में अपना वक्तव्य दे सकता हूं, मैं ठीक ढंग से अपनी बात रख सकता हूं। पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी संगठन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम नहीं जाओगे। यह बात जब सुखदेव को मालूम पड़ी तो सुखदेव में और भगत सिंह में झगड़ा हो गया। सुखदेव ने उनको कहा, भाई परमानंद के ऊपर भी कोर्ट ने यह दोषारोपण लगाया कि तुम कायर, अपने साथियों को आगे कर देते हो, खुद अपनी जान बचाने के लिए पीछे रह जाते हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, तुम सोचते हो पार्टी तुम्हारे दम पर ही चल रही है, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोई भी अपनी बात अदालत में नहीं रख पाएगा। अदालत के माध्यम से अखबारों में हमारी बात ठीक ढंग से नहीं जा पाएगी। देश दुनिया के सामने जो हम संदेश देना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो नहीं जा पाएगा। तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। सुखदेव के ऐसा कहने पर भगत सिंह भभक गया, क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा तुम मेरा अपमान कर रहे हो। उनका मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मित्र के नाते मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई, दोनों चले गए। भगत सिंह का दिमाग सुखदेव की बातों से जागृत हो गया। तुरंत उनके आग्रह पर वापस केंद्रीय समिति की बैठक हुई। भगत सिंह ने सुखदेव के द्वारा कहे गए सारे वचनों को बोला। सुखदेव भी उस मीटिंग में थे और वहां निर्णय हुआ कि भगत सिंह ही जाएंगे, बटुकेश्वर दत्त उनके साथ जाएंगे। निर्णय हो जाने के बाद दिल्ली में ये मीटिंग हुई। दिल्ली से सुखदेव लाहौर आ गए। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी अपने घर पर थी, तो वहां पहुंचे तो देखा आंखें जो थी लाल हो रही है, रोने के कारण से सूज गई है। उन्होंने दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी को कहा कि अगर भगत सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहती हो तो दिल्ली चली जाओ, उसके बाद शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने निर्णय किया असेंबली पर बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देंगे। चंद्रशेखर आजाद भी रवाना होने से पहले यह बात बोल करके गए कि मित्रों, पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये इतिहास पुरुष और क्रांति पुरुष बनकर के भारतीय गगन में चमकेंगे। ये समय आने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ने तो बाद में जब असेंबली पर ये बम फेंक करके पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, अखबारों में जब इनकी फोटो छपी, वो अखबार कोई लेकर, शिव वर्मा लेकर के आए, उस अखबार के ऊपर किसी का पैर पड़ गया, नीचे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो थी, किसी का पैर पड़ गया तो चंद्रशेखर आजाद एकदम क्रोधित हो गए, दूर हटो, दिखते नहीं, ये महापुरुष है हमारे, देश के लिए इन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी है, तुम इनके ऊपर पैर रख रहे हो। कितना बड़ा सम्मान उन लोगों के प्रति इनके मन में होगा। पकड़े गए, मुकदमा चला, आजीवन कारावास दोनों को। पर उधर सुखदेव लाहौर के अंदर भगवती चरण बोहरा के नाम पर 26 में एक बम फैक्ट्री खोल ली थी। परंतु भगत सिंह और इनके पकड़े जाने के बाद में एक दिन ये जो खोल बनवाते थे तो वो एक कोई मुसलमान था, उसके वहां बनवाते थे, तो पुलिस ने रेकी की और उसको पूछा कौन आता है, कि एक बाबू आता है।
कौन बाबू है? तो पीछा किया तो ये सुखदेव थे। 29 अप्रैल 1929 को पुलिस ने छापा मारा, सुखदेव को पकड़ लिया। फणींद्र घोष बिहार से, जय गोपाल और 3-4 लोग और ये पुलिस के सरकारी गवाह बन गए, लोभ लालच में आ गए। वही जय गोपाल सैंडर्स का जब वध किया गया तब साथ था। उसको इतना निकटतम मान करके सुखदेव ने और अनेक गहरी बातें भी उसको बता दी थी और उसने सारी बातें उगल दी। उसने सब लोगों को गिरफ्तार करवा लिया, सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया। इनकलाब जिंदाबाद अदालत के मुकदमे चलने लगे, ये वहां गीत गाते, मुकदमा चलने नहीं लगा, ट्रिब्यूनल बिठाया गया। जेल में इनके साथ में बर्फ की शिलाओं पर लेटा लेटा करके, हंटर मार करके, एक के ऊपर 15-15, 20-20 लोग पड़ करके मारते थे। लहूलुहान शरीर। इन लोगों ने खाने की अव्यवस्था के कारण से और इस प्रकार की पिटाई की व्यवस्था के कारण से उन्होंने कहा, हम तो राजनीतिक कैदी के तौर पर यहां गिरफ्तार किए गए हैं ना, तो हमारे ऊपर ये अत्याचार किस लिए हो रहे हैं? हम अनशन करेंगे। उनका अनशन तोड़ने के लिए पुलिस जबरदस्ती 10-12 लोगों का दल लेके आती थी और नाक में से नली डाल करके ऊपर कुप्पी लगा करके दूध डाल देती थी अंदर। सुखदेव को 15 दिन हो गए थे, नली डाल करके जबरदस्ती इसने भागा, ये पकड़ में नहीं आया, मारपीट करने लगी, इसके ऊपर भी मारपीट हुई, इसको जबरदस्ती पकड़ करके ले जाने लगा। दरोगा जो था वो जब गालियां निकालने लगा तो उसके सीने के ऊपर इसने लात मार दी, वो धड़ाम नीचे गिर पड़ा। बोला कुछ नहीं, चुपचाप उठ करके साम करके चला दिया कि इसको लिटा करके जबरदस्ती पिलाओ, जबरदस्ती दूध पिला दिया। जब पेट के अंदर दूध जा ही रहा है, अनशन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे को करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो अनशन करने से होना क्या है? इस प्रकार के सत्याग्रह से कुछ होना नहीं। सुखदेव सत्याग्रह के इस अनशन के पक्ष में नहीं, हालांकि सबका निर्णय था इसलिए उन्होंने खुद ने भी किया। एक बार मांगे मान ली गई, पर बाद में छलावा हुआ तो दोबारा अनशन शुरू किया इन लोगों ने। दोबारा में यतेंद्रनाथ की तो मृत्यु हो गई थी और सुखदेव की भी मृत्यु होने वाली थी, पर डॉक्टर टाइम पर पहुंच करके उनको पानी पिला दिया, वरना उनकी भी मृत्यु हो जाती। अफरा तफरी के अंदर निर्णय किया अंग्रेजों ने, वायसराय तक बात पहुंची और इनकी सारी मांगे मान ली गई। तब ट्रिब्यूनल गठित किया गया। एक ट्रिब्यूनल ने काम नहीं किया, दूसरे ट्रिब्यूनल ने काम किया और उसने सजा सुना दी। इन 3 लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, बाकी लोगों को किसी को 10 साल, किसी को आजीवन कारावास। कुंदनलाल नाम के एक क्रांतिकारी थे जिनको 10 साल की सजा सुनाई और सबसे छोटा प्रेमदत्त था, उसको 5 साल की सजा सुनाई। अदालत की जब कार्रवाई चल रही थी तो ये जो प्रेमदत्त है इसने जूता उठाया और जयगोपाल के मुंह के ऊपर जोर से मार दिया। सारे क्रांतिकारी चिल्लाए, इसके बहुत अच्छा किया प्रेमदत्त, तुमने इस विश्वासघाती के साथ में इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, अच्छा काम किया। इनको जेल में सजा होने के बाद में फांसी 24 मार्च तय की गई। परिजन मिलने के लिए आना चाहते थे तो उन्होंने कह दिया जो रियल माता पिता और रियल संतान भाई बहन है वही मिल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। तो चिंताराम जी ने रली देवी को कहा तुम जाओ, तुम मिलके आ जाओ। उनका कि आप चलिए मेरे साथ, आप उनका वो मेरे को मिलने नहीं देंगे। मथुरादास तुम चले जाओ, उनका मेरे को भी मिलने नहीं देंगे। तो रली देवी ने क्या कहा, मेरा आज गर्व से सिर में ऊपर उठा सकती हूं, मेरा सीना गर्व से भर गया है कि मेरे बेटे ने निडरता से, साहस से फांसी के फंदे को चूमने का निश्चय किया है। मैं नहीं भी मिलूंगी तो कोई बात नहीं है, अंग्रेजों ने यह कायरतापूर्ण निर्णय किया है, अगर इसके ताया जी नहीं जाएंगे तो मैं भी जाके क्या करूंगी।
और उन्होंने भी कैंसिल कर। देखिए अब कैसा, जो लोग फांसी के फंदे पर चढ़ने जा रहे हैं उनके परिजनों के साथ में कैसा खिलवाड़ है। और इससे भी बढ़कर के खिलवाड़ यह हुआ, एक दिन पहले जनता के विरोध के भय से इन लोगों को जबरदस्ती शाम को फांसी की सजा दे दी, चढ़ा दिया गया फांसी के फंदे पर। ये लोग मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए हंसते हुए गए। वो जो खान मोहम्मद था जेलर दंग हो गया, क्या लोग हैं ये, किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। वो वहां पहुंचने लगे तो उनके सिर के ऊपर जब नकाब डालने लगे तो भगत सिंह ने कहा नकाब डालने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से दो दो आंखें करने दो, मृत्यु मंडरा रही है, थिरक रही है हमारे सामने, उसको भी देखने दो। ये कैसे बंदे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। जल्लाद आगे बढ़ा, रस्सा लेकर के फंदे उनके गले में डालने लगा तो सुखदेव ने कहा अपवित्र हाथों से फंदा गले में मत डालो, हम खुद अपना आप फंदा अपने आप डाल देंगे। अपने आप फंदा डालो। साम्राज्यवाद, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। 7:33 पर चक्र घुमाया, तख्ते नीचे सरक गए, लाशें झूल गई। फिर जनता का भय जबरदस्ती बोरों में भर करके उन लाशों को फिरोजपुर के पास में हुसैनी वाला पुल जो है वहां रावी सतलुज के किनारे पर उन लोगों को टायरों से वगैरह से जला दिया। दूध वाला शाम को आया था दूध देने के लिए, उसको मालूम पड़ा, उसने बाहर जाकर के, उनके परिजन सारे एकत्रित थे, फांसी 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 बोला। जब पता किया तो मालूम पड़ा वो तो वहां जला दिया गया है। लालटेनें लेकर के लोग रात को वहां पहुंचे, परिवार के सारे लोग तो अध जले हुए मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए मिले। पुलिस वहां से जान बचा करके भाग गई। मथुरादास थापर लिखते हैं चिंताराम जी ने मांस का एक टुकड़ा अपने पास में लिया और मां लल्ली देवी ने वहां की रेत उठा करके अपने आंचल में बांध दी, जैसे कोई वो अपने बेटे को अपने आंचल में रख रही हो। अभी तक वो सुरक्षित थी। लॉयलपुर तो विभाजन के बाद उधर चला गया, इसलिए उनके पास में वो आ नहीं सकती। पूरे देश ने 24 मार्च को निराहार अनशन करके भूख हड़ताल की, बंद किया और इन 3 शहीदों को अपनी अभूतपूर्व श्रद्धांजलि व्यक्त की। आप आश्चर्य करेंगे, देश भर के बड़े नामी नेताओं से भी ज्यादा प्रेम इन 3 क्रांतिकारियों को अपने देश ने उस समय में दिया है। लोगों ने सारी चीजें बीन करके उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया, तीनों की सामूहिक चिता बनाई गई, 1 लाख लोग एकत्रित हुए, उस चिता को जलाया गया। आज वहां स्मारक बना हुआ है। कैसे लोग थे, किस तरीके से अपने जीवन को एक छोटी सी आयु में भभकता हुआ बुलबुला पानी का समझ करके मां भारती के चरणों में अपने जीवन पुष्प को भरे यौवन में चढ़ा दिया। पूर्ण कुष्मित पुष्प थे, सुगंधित पुष्प थे। शायद भारत माता अपने इन पुत्रों की इस प्रकार की बलिदान की अवस्था को देख करके गदगद हो गई होगी। उसे यह विश्वास हो गया होगा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, अपना देश आजाद होगा, मैं आजाद होंगी, अंग्रेज यहां से जाएंगे और फिर से मैं जगत गुरु के सिंहासन पर अधिष्ठित होंगी। आज इतना ही। अगले एपिसोड में सरदार भगत सिंह के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव
बना रहे। धन्यवाद।